वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ मेंस के एक और शानदार फुल लेंथ टेस्ट में स्वागत है आपका। जो 120 नंबर का मेंस का पेपर होता है ना, उसके लिए जो बच्चे 31 जनवरी 1 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये। और जो आने वाले आरओ 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये ज़रूर लगाएं, है ना। उनसे एक मतलब उनको एक आइडिया पैटर्न पता चलेगा और प्रैक्टिस भी उनकी होगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और कंट्रीज़, ठीक है, इसको आपको मैच करना होगा कहाँ पे क्या इसको बोला जाता है। जैसे लदांग और कुनुको, तामराई और टोंगिया। तो लदांग आप सभी को पता होगा, थाईलैंड कह रहा हूँ, इंडोनेशिया में बोलते हैं हम लोग। लदांग इंडोनेशिया। तो ए में 2 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में। तो ये सारे अपने आप एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी हो गया। कुनुको बोलते हैं हम लोग वेनेजुएला में। कुनुको कहाँ बोलते हैं? वेनेजुएला में। और तामराई की बात करें, ये थाईलैंड में बोलते हैं तामराई। और टोंगिया बोलते हैं म्यांमार में। टोंगिया क्या बोलते हैं? म्यांमार में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रभाव, शादरा और मुक्ता। निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? कौन कौन सी? प्रभाव, शारदा, मुक्ता। आर दी मेजर वेराइटीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप। तो ये किसकी वेराइटी भाई? अरहर, मूंगफली, कॉफ़ी या कपास। तो ये जो है एग्रीकल्चर का सवाल है, ये अरहर की किस्में हैं, प्रभाव, शादरा और मुक्ता, ठीक है। अब चलिए इसमें आपको इनकरेक्ट पहचानना होगा। कौन सा इनकरेक्ट है? कह रहा है सूक्ष्म जीव और कीटों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए अनाज को 14% कम नमी की मात्रा और बीजों को 12% से कम नमी की मात्रा तक सुखाया जाना चाहिए। और धान को अगर क्षति और सड़न से रोकना है तो 24 कटाई के 24 घंटे के भीतर सुरक्षित नमी की मात्रा तक सुखाया जाना चाहिए। सुखाने से नमी की मात्रा उस स्तर तक कम हो जाती है जहां सूक्ष्म जीव और कीट पनप नहीं पाते, जो दीर्घकालिक भंडारण और गुणवत्ता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बताइए आप कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई इनकरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो चौथे में आते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। कह रहा एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती को मिश्रित फसल या अंतर फसल कहते हैं, यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। संतुलित उर्वरक का जो उपयोग है उत्पादन बढ़ाने, भोजन की गुणवत्ता में सुधार और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। और भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसके तहत अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है जो व्हाइट रेवोल्यूशन था यानी श्वेत क्रांति थी, उसकी शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड एक योजना के शुभारंभ से हुई थी। और वर्गीस कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड स्कीम को सफल बनाने के उद्देश्य से इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन जो है उसने 1976 में गुजरात में आनंद में की थी इसकी स्थापना। और आदिम निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है भाई, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक पेस्टोरलिज्म जो है ये इसके अंतर्गत आता है। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, क्योंकि आनंद में गुजरात में मतलब जो डेयरी कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी जब ऑपरेशन फ्लड आया था, ठीक है, 1970 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल को मुख्य फसल माना जाता है। धान की खेती में पानी के रिसाव को कम करने के लिए पंख भंजन किया जाता है। चावल भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको सही बताना है। कह रहे इवॉर्ड जेनिंग जो है इन्होंने भारत के जो आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजन, उनको संवैधानिक तानाशाही या कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा है। और वहीं टी कृष्णामाचारी जो इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बोला है यानी क्वासी फेडरल बोला है। ग्रैनविल ऑस्टिल ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। और केसी वेरे ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पवित्र आकांक्षा यानी पायस एस्पिरेशंस बोला है। कौन सा यहाँ पे सही होगा भाई? तो यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ये बिल्कुल करेक्ट है।
कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर से बोला है इमरजेंसी प्रोविजंस को टीटी कृष्णामाचारी ने। क्वासी फेडरल बोला है इवॉर जेनिंग ने, ठीक है। इवॉर जेनिंग ने क्या बोला है, इवॉर जेनिंग कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, केसी वेरे, वो कहाँ है ये, केसी वेरे ने बोला है किसको, क्वासी फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इवॉर जेनिंग ने बोला है पायस एस्पिरेशंस, ठीक है, यानी पवित्र आकांक्षाएं, ये इवॉर जेनिंग द्वारा बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, स्टेटमेंट याद रखिएगा इसको। अच्छा, एक इसमें मैं और ऐड कर दूं अगर कि प्रियम्बल को की नोट किसने बोला है ना, की नोट किसने बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसकी मैचिंग करनी है आपको। तो समानता का अधिकार हमें कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम हमें 19 से 22 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजन यह हमें दिया है आर्टिकल 25 से 28 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी, कौन सा सही होगा। कह रहा है अनुच्छेद 36 जो है, इसके अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A जो है, इसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, जिनमें से 10 को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था और 11वें को 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा बता लोगे, मुझे लगता है आप सभी बहुत आराम से इसको। यहाँ पे सिर्फ पहला दूसरा सही है, क्योंकि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को हमने जोड़ा है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, है ना, कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात करी गई है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन देना कंपलसरी है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कह रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी जो संघ कार्यकारिणी है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का अटॉर्नी जनरल शामिल है, ठीक। अनुच्छेद 65 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है भाई। और अनुच्छेद 74 क्लॉज ए के तहत यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उनका पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पद धारण करता है, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका पद धारण करेगा। कौन सा सही है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएम हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये आर्टिकल 74 में दिया गया है, और आर्टिकल 65 में दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट होता है तो उसकी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी होगी। कह रहा है अनुच्छेद 239A क्लॉज 5 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में एक खंड जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार होता है। कौन सा गलत है, तो ये तो अभी आर्टिकल मैंने ऊपर बताया भाई। इस आर्टिकल में तो क्या दिया कि जो पीएम होगा वो काउंसिल मिनिस्टर का हेड होगा, है ना, तो यानी ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ठीक है ये भी स्टेटमेंट, पर यहाँ पे इसमें जो हमने इस प्रावधान को जोड़ा है कि राष्ट्रपति को किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये हमने बाद में ऐड करा था इमरजेंसी प्रोविजन के बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, है ना। सिर्फ 2 वाला सही मतलब गलत हो जाएगा यहाँ, पहला तो ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब चलिए, इसमें आपको संविधान के भाग हैं और ये सब्जेक्ट्स हैं ना, कौन से भाग में क्या दिया हुआ है ये आपको मिलाना है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। जैसे संविधान का भाग 1 है, इसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया है। भाग 2 की बात करें, इसमें नागरिकता के बारे में दिया है। भाग 3 के बारे में बात करें अगर जो, तो इसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, यानी 1, 2, 4, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, 1, 2, 4, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही है। आर्टिकल 79 हो गया, 80 हो गया, 81, 85, 86, 87 के बारे में। तो 79 में कह रहा है संसद के गठन की बात करी गई है। 80 में लोकसभा की संरचना, 81 में राज्यसभा की संरचना, 85 में संसद के सत्र, सत्रवसान और विघटन यानी पार्लियामेंट का जो सेशन है, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात कही गई है। 86 में सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है।
87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब बताइए इसमें कौन कौन से सही है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट के गठन की बात आर्टिकल 79 में बिल्कुल सही है ये। पर 80 में जो है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट दिया, यानी राज्यसभा की संरचना दी है 80 में। 81 में लोकसभा की संरचना दी है, तो यानी ये दोनों तो गलत हो गए। और 85 जो है संसद का सत्र, सत्रवशान और विघटन, ये भी बिल्कुल सही है। 5th वाला जो है मतलब 86 सदन को संबोधित करना, ये सब राष्ट्रपति का अधिकार है 86 में, ये भी सही है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ये भी सही है, यानी 1 4 5 6 ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सी भाषा को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो कोंकणी, नेपाली, बोडो, मणिपुरी। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने कौन सी भाषाओं को जोड़ा है भाई? तो हमने जोड़ा है इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली। तो यहाँ आपको दिख रहा है सिर्फ बोडो, यानी आंसर हो गया आपका सी। अब कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इसकी अगर बात करें तो इसको हमने 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा था 1992 में, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और ये BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा था। आपको पता होगा हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी हुई हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गलत की पहचान करनी होगी। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा जो मतदान यानी वोटिंग एज है उसको 21 से 18 कर दिया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन रखा हमने। और 61 संविधान संशोधन 1982 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से GST को ऐड करा है हमने। तो यहाँ पे देखिए कौन सा गलत है, आप ये पहचान पाएंगे। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो कंपलसरी एजुकेशन है इसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से रखा था ना, इसको 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी बनाई थी। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बाकी ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है ये बताना आपको। सहकारी समिति का निदेशक मंडल, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। चेयरमैन जो होता है UPSC का, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। और चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट PSC, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का जो और सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत है? तो आप देखेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका टेन्योर जो है ये 5 साल ही होता है, 6 साल नहीं होता है ना। बाकी बिल्कुल सही है, 6 वर्ष होता है। अब ये क्लासिकल डांस है और किनका मूल राज्य कौन सा है ये आपको मैच करना होगा यहाँ पे। जैसे कथक, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। बहुत ही आसान है भाई। कथक मुझे लगता है अब में से सभी को पता होगा कि कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। A का 3 होगा जो कि हमें B में दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गए। मोहिनीअट्टम की बात करें अगर तो ये हो गया आपका केरल का। भरतनाट्यम ये हो जाएगा तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी। सुआ लोक नृत्य मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को द्वारा बनाए गए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। और सरहुल एक वसंत त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे सरहुल त्यौहार ठीक है वसंत का है, पर ये छत्तीसगढ़ में नहीं, ये मनाते हैं कहाँ? झारखंड में, है ना। झारखंड जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश वगैरह में नहीं, झारखंड में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में गलत की पहचान करनी है। 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। संगीत, नृत्य, कला और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को मानव विकास संसाधन मंत्रालय के एक प्रस्ताव से की गई थी। साहित्य अकादमी की औपचारिक स्थापना 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई। और भारत कला भवन वाराणसी में BHU परिसर में स्थित कला और वास्तुकला का एक संग्रहालय जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा भाई? ये बताना होगा यहाँ पे आपको। तो यही गलत है। भारत कला भवन BHU परिसर में तो हुई, पर इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, RO का हमारा पेड बैच चल रहा है मेंस का, जिसमें आप ज्वाइन करके पूरे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। GS के 120 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी जो 100 नंबर की आती है, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी, उसमें सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आपको सब कुछ हम सिखाएंगे। ऐसे की भी तैयारी कर सकते हैं और पेड क्विज भी ले सकते हैं। यानी संपूर्ण मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 6300 में आपको ये सब मिल जाएगा जो ज़रूरी है। 400 नंबर की मतलब
पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी RO 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं प्री प्लस मेंस की, उसके भी बैचेज हमारे चालू हो चुके हैं। इसकी वैलिडिटी एग्ज़ाम तक आपकी रहेगी, तो इसके लिए आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ऐप में भी आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह और क्लासेस देख सकते हैं, मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है रशिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। चारकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है और चौरसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो सिर्फ पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। चारकुला लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये जो है ब्रज क्षेत्र में होता है, चौरसिया जो है ये जौनपुर जिले में होता है ना, तो इसलिए सिर्फ पहला तीसरा सही है। चलो 21 नंबर पे आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। 13 अगस्त 2014 को कह रहा मोदी सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को भंग करके एक नए निकाय की स्थापना की घोषणा की थी और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग बना था। यह एक संवैधानिक या संविधानितर निकाय होने के साथ साथ एक गैर वैधानिक निकाय भी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एज वेल एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग भारत सरकार का शीर्ष नीति निर्माण बौद्धिक मंच या थिंक टैंक है, जो निर्देशात्मक नीतिगत दोनों तरह से इनपुट प्रदान करता है। तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे कि ये नीति आयोग भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहाँ से हो गया। ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया, उनके है ना, जो गवर्नमेंट है उसने फॉर्म करा है, कोई संसद से तो बिल पास नहीं हुआ है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, कार्यपालिका टाइप की कह सकते हो। ठीक है, कार्यकारिणी टाइप की। तो ये गलत है। 22 पे आ जाते हैं। इसमें 22 में आपको गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा गलत है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जो है, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 से क्रियाशील हो गया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो विनियमन है और पर्यवेक्षण है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। जो मनरेगा है, अब तो भैया ये VBG रामजी होने जा रहा है, तो इस पर सवाल बनता ही है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में है। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये आया था 23 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में। ठीक है, यह अधिनियम पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे विश्व विकास रिपोर्ट 2014 में ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है और मनरेगा का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जो मनरेगा का कार्यान्वयन है ग्राम पंचायत करती है, राज्य सरकारें नहीं करती हैं। क्रियान्वयन कौन करती है, ग्राम पंचायतें जो होती है। बहुत भ्रष्टाचार इसमें होता है, आपको बताऊँ बहुत। इसमें जो ग्राम प्रधान होते हैं दबा के पैसा छापते हैं, जिनके रिश्तेदारी में होंगे कोई जानते होंगे, बहुत घपला होता है। देखिए भारत की जितनी स्कीम्स है, हमारी सबसे बुरी आदत क्या है, हम भ्रष्टाचार के विरोध में तो होते हैं, पर वही जब हम उसमें घुसते हैं तो हम खुद उसको करते हैं, है ना। पर वही चीज़ है ना कि पहले खुद में बदलाव करना चाहिए। हम जैसी दुनिया देखना चाहते हैं, पहले हम वैसा अपने आसपास को बनाएं, खुद को वैसा बनाएं। आप देखो राशन कार्ड है, जो राशन यहाँ मिलता है उसमें घपला होता है। फजाई जो है फूड कॉर्पोरेशन दबा के घपला करती है, कितना मिलावटी चीज़ें बन रही हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ करप्शन भारत में नहीं है। आप ही लोग हो मोस्टली, आप लोग कभी पहले सवाल रहता है सर इस नौकरी में कितना पैसा ऊपरी आता है, भाई सबका यही हाल है। तो इस देश में जब तक ये मेंटालिटी नहीं रहेगी, अरे वो भी तो कर रहा है, तो बस यही चीज़ है। हमारे मुंह में 32 दांत है पर हमारी जीभ जाती है गड्ढे में, मतलब जहाँ पे नेगेटिव चीज़ होती है हम उधर ही जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर हुई थी। 1 जुलाई 2017 को केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल को प्रतिस्थापित करते हुए वस्तु एवं सेवा कर कानून लागू किया गया था। कौन सा सही है, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसमें भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मेडल ने दिया था। अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने 7वीं पंचवर्षीय योजना को विकास की हिंदू दर के रूप में वर्णित किया है, यानी जो इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर राजकृष्ण हैज़ डिस्क्राइब 7th 5-year प्लान एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो आप देखेंगे यहाँ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। अर्थशास्त्री हॉट्रे जो है, इन्होंने व्यापार चक्र का एक विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
गिनी गुणांक यानी जो गिनी कोफिशिएंट है, इसका प्रयोग आय के वितरण की समानता के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र जो है, लॉरेंज कर्व, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है ये। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। लॉरेंज कर्व नहीं है ये जो रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ये फिलिप कर्व है। एक सेकेंड, यहाँ होना चाहिए था फिलिप्स कर्व, है ना, ये फिलिप्स कर्व है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में गलत की पहचान करनी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वर्ष 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। आर्थिक सुधार 1991 की शुरुआत जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है 2011 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 20वीं मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था। राजस्व घाटा जो है सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों पर कुल राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। उत्पादन के 4 कारक हैं, श्रम शक्ति, भूमि, पूंजी, संगठन, लेबर पावर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो 134 आप देखेंगे सही है, क्योंकि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इसको 2010 में जो है रिलीज़ करा गया था यूएनडीपी के द्वारा, 2010 होना चाहिए था। बाकी ठीक है। चलो क्वेश्चन 29, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ गलत है। कह रहे हैं भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1932 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। भीमराव रामजी अंबेडकर 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो देखिए भीमराव रामजी अंबेडकर जो इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1932 में नहीं 1936 में करी थी, ठीक है, 1936 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 1892 में दादा भाई नौरोजी को लंदन में सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। 1823 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जो भारतीय ज्ञान और पश्चिमी भौतिकी और सामाजिक विज्ञान में शिक्षा प्रदान करता था। 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 13 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1823 में नहीं 1825 में की थी। कब की थी? 1825 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम। इसमें आपको सही बताना है। समाचार पत्र राष्ट्रमत जो है इसका संपादन बम्बई से एस.के. दामले ने किया था। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली जो चरमपंथी समूह के साथ जुड़ाव के कारण समाचार पत्र राष्ट्रमत बहुत लोकप्रिय हो गया था। नंदलाल बोस ने 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति प्राप्त करने का सम्मान मिला था इनको। तो कौन सा सही होगा यहाँ? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। अब अगला कह रहा है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। बाद में 1886 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया था। और श्यामल दास कॉलेज की स्थापना 1883 में श्यामल दास परमानंद दास मेहता की स्मृति में की गई थी। रॉलेट अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 गलत है, क्योंकि श्यामल दास कॉलेज की स्थापना 1885 में हुई थी, 1883 में नहीं, ठीक है, इसलिए ये गलत है सिर्फ। अब इसमें आपको सही बताना है 33 में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में देव समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। बहराम जी मालाबारी ने 1885 में बम्बई में सेवा सदन नामक संस्थान की स्थापना की। हृदयनाथ कुंजरू द्वारा प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की गई। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला दूसरा सही है, यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सेवा समिति की अगर बात करें इसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू जी ने करी, बिल्कुल ठीक है, पर 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें सही बताना होगा आपको कौन सा सही है। दादा भाई नौरोजी ने 1883 में बम्बई में वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार शुरू किया था। बाद में इसे इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल कर लिया था।
कह रहा डोला पालकी आंदोलन ओडिशा के शिल्पकारों द्वारा शुरू किया गया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सोच लीजिए एक बार। पहला तीसरा यहाँ आप देखेंगे सही है, पर डोला पालकी आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के शिल्पकारों ने शुरू करा था, उड़ीसा के नहीं, है ना, उत्तराखंड। 35 में आपको गलत बताना होगा, कौन सा गलत है। सर सैयद अहमद खान जो है इन्होंने 1861 में, कह रहा है, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी पर आधारित थी। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था, जिसने विधायिका में निचली जाति के लोगों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में भारत भारतीयों के लिए इसके रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, इसकी स्थापना जो 1864 में हुई थी, 1861 में नहीं, ठीक है। चलो 36 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमाएं हैं, यानी जो वेस्टर्न बाउंड्री है, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को छूती है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं बिहार और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य एमपी है, और 3 तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा जिला जो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। दक्षिणी सीमाओं की अगर बात करेगा तो वो सिर्फ एमपी और छत्तीसगढ़ से छुएंगी, है ना, बिहार से नहीं। एमपी छत्तीसगढ़, भाई बिहार तो इधर पूर्वी है ना। चलो 37 में एक जिला एक खेल जो है उसके संबंध में आपको बताना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश का। बैडमिंटन, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और तीरंदाजी यानी आर्चरी। तो चलो मिलाते हैं इसको। जैसे बैडमिंटन ये हो जाएगा आपका अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर के लिए। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर बिजनौर है। बॉक्सिंग में आपकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका बुलंदशहर कुशीनगर। तीरंदाजी सोनभद्र ललितपुर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। इसमें सही की पहचान करनी होगी आपको। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान वाराणसी, बकरी अनुसंधान संस्थान लखनऊ और सब्जी अनुसंधान संस्थान मथुरा। यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ सही होगा पहला, कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान या कारपेट टेक्नोलॉजी जो है ये भदोही में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सिर्फ सही होगा। औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में होगा। बकरी अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये मथुरा में हो जाएगा आपका। सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये वाराणसी में हो जाएगा। चलो इसके बाद ये मेले हैं, कौन सा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? जैसे सोरो मेला, गोविंद शाह मेला और खारी झुल्लू कार्तिक मेला और मुड़िया पूर्णिमा मेला। तो जैसे सोरो मेला है ये कहाँ लगता है भाई? ये कासगंज में लगता है। और गोविंद साहब मेला की बात करें अम्बेडकर नगर में लगता है। खारी झुल्लू कार्तिक मेला की बात करें अगर तो ये बिजनौर में लगता है आपका। और मुड़िया पूर्णिमा मेला आपका कहाँ लगता है? ये आपका लग जाएगा मथुरा में, गोवर्धन में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40, ये प्रमुख झीलें और स्थान है, इसको मैचिंग करनी होगी आपको। दरवन झील, लिलौर झील, भीखा झील और दहर झील। तो जैसे दरवन झील है ये आपकी कहाँ पे होगी? दरवन झील। और लिलौर झील, भीखा झील, दहर झील, तो ये तो सबसे पहले आपकी अम्बेडकर नगर में पड़ेगी। लिलौर लेक बरेली में है, भीखा लेक इटावा में है और दहर लेक हरदोई में है, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में सही बताना है अब आपको। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में रिहन नदी पर है। मूसाखांड बांध उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कर्मनाशा नदी पर है। झलारपुर बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। सुकमा दुकमा बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में करदिया नदी पर है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो पहला दूसरा आप देखेंगे यहाँ सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि झलारपुर बांध की बात करें अगर तो ये आपको देखने को मिलेगा महोबा में, है ना, झलारपुर। और सुकमा दुकमा बांध ये ललितपुर में है, बेतवा नदी पे। तो सिर्फ पहला दूसरा सही होगा। 42 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है 10 डिग्री चैनल, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कोको द्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा? तो पहला दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है मिनिकॉय को मालदीव से, है ना, मिनिकॉय और मालदीव इनको अलग कर देता है, ठीक है।
निम्नलिखित नदियों में से वह नदी ज्ञात कीजिए जो पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदी है। फाइंड द रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर विच इज अ ईस्ट फॉलोइंग स्मॉल रिवर। तो ये कौन सी है भाई, जो पूर्व की ओर बहने वाली सबसे छोटी नदी है? साबरमती, माही, पेन्नार, परियर। तो ये हो जाएगी आपकी पेन्नार नदी। कौन सी हो जाएगी? पेन्नार नदी जो है ये हो जाएगी इसका। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। लुप्त प्राय जो गंगा डॉल्फिन है 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। 3 मई 2013 को केंद्र सरकार ने जलीय जीव डॉल्फिन को गैर मानव व्यक्ति का दर्जा दिया है। 22 अक्टूबर 2010 को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाथी को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ 1 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो 45 नंबर देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कछुआ संरक्षण परियोजना, परियोजना हाथी, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना और रेड पांडा परियोजना, कौन सा सही मैच कर रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है 1992, ये ठीक है। टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करें, ये 1975 में आया था। और वहीं पे बात करें अगर हम लोग मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, ये भी आप ये मानिए क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975 में आया था। रेड पांडा परियोजना 1996 का है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी को पता ही है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 46 में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा? प्रायदीपी नदी विकास योजना के तहत कह रहा है 25 अगस्त 2018 को केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई थी। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में निर्मित सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया गया। कृष्णा नदी जल विवाद के अंतर्गत गोदावरी, प्रणहिता और पेनगंगा नदियों के जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच 23 अगस्त 2016 को ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है। प्रायदीपी नदी जो विकास योजना है इसकी शुरुआत जो है 25 अगस्त 2015 को हुई है, न कि 18 को। कब हुई है? 25 अगस्त 2015 को। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है आपको। कावेरी जल बंटवारा विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखने से पहले दोस्तों हमारे पेड ग्रुप की जानकारी ले लीजिए। आर मेंस का पेड बैच हमारा चल रहा है, जिसमें आप 400 नंबर की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग जो उसमें कन्वेंशनल हिंदी की तैयारी, 120 नंबर की जीएस की तैयारी, सब कुछ। और 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, जिसमें सिलेक्शन मटेरियल भी पूरा हम देते हैं। कोई बुक आपको नहीं लेनी है, करंट अफेयर्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज, कोई सब कुछ एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है। तो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, या हमारी ऐप से भी चीज़ें ले सकते हैं आप। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना होगा। 6 अप्रैल 2011 को देश में जल संरक्षण के मुद्दे को एक जन आंदोलन को रूप देने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन को मंजूरी दी गई। 13 मई 2013 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम नमामि गंगे एकीकृत गंगा कायाकल्प मिशन को मंजूरी दी गई। 7 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल ग्रहण प्रबंध परियोजना नीरांचल शुरू की गई। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें, नेशनल वाटर मिशन 2011 का, ये ठीक है आपका। बाकी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करें 2015 में आएगी। और वहीं पे राष्ट्रीय जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना यानी नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है नीरांचल, इसकी स्थापना की बात करें अगर, तो ये भी सरकार ने कब शुरू करी थी? 2015 ही में शुरू करी थी, 7 अक्टूबर 2015 में, ठीक है। 49 में गलत बताना है, कौन सा गलत है? कह रहे हैं मेजर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, वृहद सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि शामिल है। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2,000 हेक्टेयर से लेकर 5,000 हेक्टेयर, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से भी कम, ठीक है। कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे दूसरा वाला गलत हो जाएगा सिर्फ, बाकी सही है ना। मध्यम सिंचाई परियोजना जो है वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर होनी चाहिए, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 50 में गलत की पहचान करनी होगी। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहा जाता है, वाटरशेड। और एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे नदी द्रोणी या रिवर बेसिन कहा जाता है। कौन सा गलत हो जाएगा?
तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नदी जो है विशिष्ट क्षेत्र से जो अपना जल बहाकर लाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं ना। क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में बोलो तो कैशमेंट एरिया उसको बोला जाता है ना, कैशमेंट एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है और लेंस की शक्ति डायप्टर में मापी जाती है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे इनमें से जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जो है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको रखा गया है 45 डेसिबल। ठीक है। 52 में भी गलत की पहचान करनी है। गॉस जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व यानी चुंबकीय प्रेरण के माप की इकाई होती है गॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है और क्यूरी रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट है क्यूरी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि रेडियो धर्मिता की जो एसआई यूनिट है वो बैकेरल है। कौन सी है? बैकेरल। ठीक है, बैकेरल है। क्यूरी तो रेडियो धर्मिता की एक गैर एसआई यूनिट कह सकते हैं हम लोग, नॉन एसआई यूनिट। 53 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक है। न्यूट्रॉन एक प्रकार के आवेश रहित मौलिक कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। बीटा कणों में धनात्मक आवेश होता है यानी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बीटा पार्टिकल्स में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। बीटा कण जो है धनात्मक नहीं होते हैं, इनको आप ये कह सकते हो कि बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, नेगेटिव होते हैं ये। तो यानी आपका 1 2 3 1 2 सही है, तीसरा गलत है। चलो 54 में भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ सही है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस यानी परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य अवयव होते हैं। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, यानी आइसोटोप्स कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सिर्फ सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है ना। किसकी? प्रोटॉन्स की जो होती है वो सेम नंबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग होती हैं, उसको आइसोटोप कहते हैं। क्वेश्चन 55 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। मोती की रासायनिक संरचना जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। टाइटेनियम जो है ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है और यह प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही होगा आपका कौन सा? सिर्फ पहला तीसरा, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्यों? दूसरा क्यों गलत है भाई, क्या कारण है? तो दूसरा गलत है, जो हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है वो टाइटेनियम नहीं यूरेनियम होना चाहिए था, है ना। क्या होना चाहिए था? यूरेनियम। यूरेनियम। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है भाई? रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है और रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कणिकाओं के कारण होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? बहुत ही आसान है। आप कहोगे यार मिलीग्राम पर सेंटीमीटर में कहाँ से खून हो जाएगा, तो ये तो आप पकड़ ही लोगे। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ ग्लूकोज की, किसकी? द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ सेंटीमीटर नहीं डेसीलीटर होना चाहिए। तो सिर्फ 1 2 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। इसमें सही बताना है आपको कौन सा है। कह रहे हैं लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं डेवलप इन बोन मैरो। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 60 दिन तक होता है और प्लीहा पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है। कौन सा सही है? तो यहाँ पहला तीसरा सही देखेंगे, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, वो कितना होता है? वो होता है लगभग आपका 120 दिन, है ना। 120 डेज तक तो रहता है। तो लाइफ स्पैन जो होता है रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज होता है। तो ये गलत है, बाकी ठीक है। 58 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? लिगामेंट जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, यानी लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू
दैट कनेक्ट वन मसल टू अनदर। और कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त होती है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है। लिगामेंट्स की बात करें, ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है ना, मांसपेशियों को नहीं, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। अब 59 में आपको गलत बताना है। कह रहे ह्यूमंस हैव 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी मनुष्य के पास 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियाँ, सलाइवरी यानी लार ग्रंथियाँ, और यकृत यानी लीवर, और अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। बड़ी आंत की जांच को क्लोनोस्कोपी के रूप में जानते हैं। विटामिन ई की उपस्थिति में मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत है सी, विटामिन ई नहीं, विटामिन डी जो है इसकी उपस्थिति में ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही। यकृत किसी भी एंजाइम को स्रावित करने या स्रावित किए बिना पाचन में मदद करता है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है जिसमें कई एंजाइम होते हैं। यकृत त्वचा और फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ 1, 3, 4 सही है आपका, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यकृत जो है ये पित्त रस तो स्रावित करेगा, पर इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है ना, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। 61 इसमें भी इनकरेक्ट बताना होगा आपको, कौन सा इनकरेक्ट है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा पुस्तक जो है चुनौतियां मुझे पसंद है, इसका विमोचन हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम, हंसी आती है तो पढ़ के। 2.0 अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में सूरजपुर आर्द्र भूमि के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक परियोजना विकसित की है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना, क्योंकि एक पेड़ जो माँ के नाम 2.0 है ना, इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, ठीक है, बलिया गलत है यहाँ। उत्तर प्रदेश का बागपत होना चाहिए, और जो बागपत है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर, ठीक है, बागपत होना चाहिए था, ये गलत है, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में भी गलत की पहचान करनी है। 8 जुलाई 2025 को कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, खेलो इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इस चैंपियनशिप में लखनऊ के साथ शीर्ष स्थान पर है, मतलब लखनऊ जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा यहाँ गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 जुलाई नहीं 8 मार्च को शुरू हुआ है, 8 मार्च को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में गलत बताना है। भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित 17वां T20 विश्व कप 17 T20 एशिया कप 2025 पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। अभिषेक शर्मा को हाल ही में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और DP वर्ल्ड T20 एशिया कप 2025 को टाइटल प्रायोजक था। कौन सा इनकरेक्ट है? स्पॉन्सरशिप कह रहा DP वर्ल्ड ने करी थी T20 एशिया कप 2025 की, कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही हैं। 64 में भी गलत बताना है। कह रहा कणाद दास जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक हैं, जिन्होंने 25 सितंबर 2025 को कार्यभार संभाला है। तमिलनाडु में स्थित डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में कमज़ोर के रूप में शामिल किया गया है, वल्नरेबल के रूप में। विश्व रेबीज दिवस 2025 को हाल ही में एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी नामक थीम के साथ मनाया गया है। क्या? विश्व रेबीज दिवस या वर्ल्ड रेबीज डे। तो यहाँ पे भी कोई देखेंगे आप गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 65 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। रूस ने हाल ही में 2030 तक बंद ईंधन चक्र के साथ दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की योजना की घोषणा की है। प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में प्रथम वन केंद्रित पर्यावरण लेखांकन रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको।
यूनेस्को ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को भारत का पहला शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को जैव मंडल रिजर्व घोषित किया है। शीश चंद्र मुर्मू को अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 9वीं SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। और कतर भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला दुनिया का 8वां देश बन गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सी वाला गलत है। 9वीं नहीं 7वीं SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है भारत ने बांग्लादेश को हराकर। 67 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत होगा। सोनू निगम को हाल ही में सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मूखी हाल ही में भारत में जन्मी पहली वयस्क चीता मानी गई है, मतलब बन भी गई है। सिंगापुर ने हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे बी गलत है, क्योंकि उड़ीसा के झारसुगुडा में जो है भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ पे हुआ, झारसुगुडा, लिख देता हूँ मैं, झारसुगुडा, ठीक है, झारसुगुडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। हाल ही में झारखंड के कह रहा है बालोद जिले को अक्टूबर 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, ठीक है। राजीव वर्मा को हाल ही में अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और भारत को हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता के 2025 सूचकांक में विश्व स्तर पर 128वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो आप देखेंगे जो बालोद जिला है ये झारखंड नहीं, ये छत्तीसगढ़ का है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ होना चाहिए था, है ना। स्पेलिंग तो पता ही है आपको ना छत्तीसगढ़ की, तो ये गलत है। 69 में गलत की पहचान करनी है, तो कह रहा है शीरीष चंद्र मुर्मू को हाल ही में 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और बिहार के 2 स्थलों गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इसको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आप देखेंगे बिहार के जो 2 स्थल हैं, एक तो गोकुल जलाशय, ठीक है, ये सारण में नहीं है बक्सर में है, तो ये गलत हुआ। उदयपुर झील की बात करें पश्चिम चंपारण, ये ठीक हो जाएगा ना। गोकुल झील कहाँ है, बक्सर में है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए फैल्कॉन 9 लॉन्च वाहन से इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एजेंसी नासा हैज लॉन्च इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन फ्रॉम फैल्कॉन 9 लॉन्च व्हीकल टू स्टडी द हेलियोस्फीयर एंड स्पेस वेदर। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 4 अक्टूबर को सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट थीम के साथ मनाया गया है। कौन सा गलत है भाई, तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। थक गए हो तो रेस्ट कर लो भाई, देखो 20 का लगाओ, 25 लगाओ, ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करो, रेस्ट करो, पानी पियो, कुछ टहलो और फिर से लगाओ, है ना। लगा ज़रूर लो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरे सिलेबस का निचोड़ है ये। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है शरद कमल को 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत ने हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वहीं भारत की जो पहली निजी क्षेत्रीय H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगाल में स्थापित की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कोई नहीं होगा, तीनों बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 2025 3 व्यक्तियों को परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए प्रदान किया गया है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैरी ई ब्रंको और फ्रेड रैमजेडिल और जापान के शिमोनो साकागुची को संयुक्त रूप से मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 2025 से
सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा राज्य सरकार की महाशय घर योजना शुरू की है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे मेरे भाई आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं और यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। तो हिमाचल प्रदेश हाल ही में हिम तेंदुओं की पूरी आबादी का अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 पदक जीते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2025 में पीएम सेतु योजना शुरू की है। तो यहाँ पे आपका कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भारत ने यहाँ पे पदक जीते हैं 22। कितने पदक जीते हैं? टोटल 22 जीते हैं, 19 नहीं जीते हैं। 74 पे आते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 का जिनाली मोदी को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला को दिया गया है। 58वां मानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मशाकी काशीवारा को दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे यहाँ पे सी गलत है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ला इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में बन गया है, तो पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको सही की पहचान करनी है। हरियाणा कैबिनेट ने हाल ही में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने हाल ही में अनाथ बच्चों और कमज़ोर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये आप देखेंगे 1 और 2 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में ब्राज़ील में रियो कार्निवल की तर्ज पर 9 दिवसीय बथुकम्मा फूल महोत्सव मनाने की योजना की घोषणा की है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार ने हाल ही में वाराणसी में उत्तर प्रदेश से खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। फिर कह रहे हैं 3 दिवसीय हर घर तिरंगा देशभक्ति फिल्म महोत्सव हाल ही में 11 से 13 अगस्त 2025 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 77 इसमें ये जनजातियाँ हैं, जैसे माओरी जनजाति, मसाई जनजाति, सेमांग जनजाति, पिग्मी जनजाति, ठीक है। कौन से देश में ये पाई जाती हैं? जैसे माओरी जनजाति की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाएंगी, और मसाई जनजाति की बात करें केनिया, तंजानिया में पाई जाएंगी। सेमांग जनजाति मलेशिया हो जाएगा आपका, और पिग्मी जनजाति की बात करें कॉन्गो बेसिन में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 78 में गलत की पहचान करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कजाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है। जनसंख्या की दृष्टि से इथोपिया सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक है। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जो दोहरी स्थलरुद्ध हैं, अर्थात वे केवल एक अन्य स्थलरुद्ध देश से घिरे हुए हैं। फिर कह रहा है लेसोतो, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से एक अन्य देश से घिरे हुए हैं। यानी ये मैप बेस्ड सवाल है, अगर आपने कंट्रीज़ का मैप नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाओगे, पक्की बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ किर्गिस्तान नहीं, यहाँ लिechtenstein जो देश है और उज्बेकिस्तान, ये 2 देश ऐसे हैं जो डबल तरफ से लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। मतलब दे आर सराउंडेड बाय ओनली वन अदर लैंडलॉक कंट्री। चलिए अगला देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, हिंडनबर्ग और मैनहट्टन लाइन, ये कौन से देशों के बीच में है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, ये गलत हो जाएगी क्या? ये भी सही हो जाएगी। और हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी फ्रांस, ये गलत है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट लाइन आपने सुनी होगी, मैगिनोट लाइन। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग लाइन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और मैनहेरम लाइन सोवियत रशिया और फिनलैंड, ये तो ठीक है, यानी 1 to 4 सही हो जाएगा आपका। अब ये देश हैं और राजधानियाँ, जैसे केनिया, साउथ कोरिया, इराक, इक्वाडोर, कंबोडिया, कौन सी राजधानी सही मैच कर रही है? जैसे केनिया की नायरोबी ठीक हो जाएगी, साउथ कोरिया की क्वितो नहीं है, सियोल है। साउथ कोरिया की क्या है? सियोल है, SEOUL है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वितो इक्वाडोर की है, क्विटोर इक्वाडोर की राजधानी है। इराक की राजधानी बगदाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और इक्वाडोर की तो बताई थी, क्वितो है। कंबोडिया की क्या है? नोम फे, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी 1, 3, 5 बिल्कुल सही है यहाँ पे। 81 में भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही हो जाएगा?
आइसलैंड लैटिन अमेरिकी मुफ्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है। आइसलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। मैक्सिको इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। किर्गिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। कौन सा सही है? तो बहुत ही आसान, यहाँ तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 82 नंबर में आपको बताना होगा प्राकृतिक गैस के खनन केंद्र और देश, जैसे लीबिया, नाइजीरिया, रोमानिया और यूके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता लोगे आप। लीबिया जो आपका सिरते बेसिन है ये लीबिया में है, ठीक हो जाएगा। और नाइजीरिया की बात करें तो नाइजर डेल्टा हो जाएगा यहाँ। रोमानिया में डेन्यूब डेल्टा हो जाएगा आपका रोमानिया। और यूनाइटेड किंगडम उत्तरी सागर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 83 में ये वाटरफॉल है, इसमें आपको मैच करना है कौन सा सही मैच कर रहा है आपका। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला, नियाग्रा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका, विक्टोरिया जलप्रपात अमेरिका कनाडा सीमा, और तेगुला जिम्बाब्वे जाम्बिया सीमा। तो यहाँ कौन सा सही है? एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नायग्रा वाटरफॉल की बात करें, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ेगा। ये कहाँ है? यूएस कनाडा बॉर्डर पे। विक्टोरिया फॉल जो है जिम्बाब्वे जाम्बिया के बॉर्डर पे पड़ता है। और टुगेला फॉल जो है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है ना, याद रखना। विक्टोरिया कहाँ है? जिम्बाब्वे जाम्बिया के बॉर्डर पे है। नायग्रा आपका यूएस कनाडा के बॉर्डर पे पड़ेगा। अब 84 में आपको सही मिलान करना है, यहाँ पे कौन सा सही है। जैसे ग्रेट स्लेव लेक और मेराकाइबो लेक, लेक बैकाल, लेक एरी। बहुत ही आसान है, सुना होगा ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा आपने कि ग्रेट स्लेव लेक आपका हो जाएगा रशिया, साइबेरिया हो जाएगा। हो साइबेरिया कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कनाडा है ना। बाई ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, ये सब वही है ना, तो इसको करो कनाडा, ठीक है। और लेक आयरी आपने सभी को पता होगा, लेक आयरी के बारे में भी। लेक आयरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गई। लेक बैकाल रशिया हो गई, लेक मेराकाइबो वेनेजुएला हो गई, यानी 84 का सी हो जाएगा। चलिए, अब ये विटामिन है और इनके नाम है, कह रहा कौन सा सही है इसमें से, ये बताना होगा। विटामिन B5, B6, B7, B9, ठीक है। जैसे फॉलिक एसिड, ये B5 को कहते हैं क्या? फॉलिक एसिड, तो ये तो गलत है भाई। फॉलिक एसिड तो विटामिन B9 को कहते हैं। B5 को हम लोग पेंटोथोनिक एसिड बोलते हैं भाई, B5 को पेंटोथोनिक एसिड। B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। B7 बायोटिन नाम है, ये भी सही है। B9 का नाम है फॉलिक एसिड, वो तो अभी बता ही दिया आपको, ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही है यहाँ। चलिए अगला देखते हैं 86, इसमें सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे इज ऑल्सो नोन एज साइनो एल्गी। और नील हरित शैवाल एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीवाणु है। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल के लिए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के उद्देश्य से किया जाता है। और नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करता है और मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि नील हरित जो शैवाल है उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? साइनो शैवाल नहीं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना। तो यानी आपका 3, 4 सही है। और नील हरित शैवाल जो है ये एक कोश की है, बहुकोश की नहीं है। पहली चीज़ यूनिसेल्युलर है, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस समूह की सब्जियों को उनके पौधे के तने के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वेजिटेबल आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ देयर प्लांट। कैरेट, बीटरूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, अनियन, पोटैटो, मस्टर्ड, स्पिनच या फेनुग्रीक या कैबेज, कलीफ्लावर। तो तने के रूप में हम किसको प्राप्त करते हैं? तो बहुत ही आसान है, एक तो शुगर केन है, अनियन है और पोटैटो है। भाई गाजर, चुकंदर, मूली ये सब तो जड़ें होती हैं ना, और सरसों पालक में तो ये सब पत्तियां होती हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी नाम ही ये फूल होते हैं, ठीक है। 88 में सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। कोबाल्ट नामक सूक्ष्म खनिज की कमी से एनीमिया रोग और तंत्रिका संबंधी विकार होता है। तांबा नामक लघु खनिज की कमी से गोइटर रोग और मंद शारीरिक विकास हो जाता है। जिंक नामक लघु खनिज की कमी से खुरदरी, त्वचा और भूख में कमी होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि गोइटर रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है ना। यहाँ आयोडीन होना चाहिए था, दूसरे में तांबा नहीं, आयोडीन की कमी से। 89 में सही बताना है आपको। डच धातु जो है तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है। शोल्डर टिन और सीसा से बनी मिश्र धातु है। पीतल तांबा और टिन से बनी है। कांसा तांबा और जस्ता से बनी है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला दूसरा यहाँ आप देखेंगे सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। पीतल जो है वो तांबे और जस्ते से बना हुआ है। पीतल किससे बना है? तांबे और जस्ते से, यानी ब्रास वो बना है कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज बना है कॉपर और टिन से, है ना। यानी कांसा जो है क्या?
कहाँ से? तांबा और टिन से बना है। ऑप्शन 1 2 यहाँ ठीक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है इसको क्रोनोलॉजी में लगा दें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ओजोन रिएक्शन, इन्वेंशन ऑफ CFC एज अ सेफर अल्टरनेटिव टू अमोनिया, बैन ऑन CFC एरोसोल इन द US, कनाडा, स्कैंडिनेविया कंट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CFC रिएक्शन। तो बताओ भाई, प्राकृतिक ओजोन अभिक्रिया की पहचान ये होती है 1930 में। अमोनिया के सुरक्षित विकल्प के रूप में CFC का आविष्कार ये पहले होगा 1920 में। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्कैंडिनेवियाई देश में CFC एरोसोल पर प्रतिबंध जो है इसकी बात करें अगर तो ये लगेगा 1978 में। और CFC अभिक्रिया की पहचान जो है अगर बात करें तो ये कब होगी? CFC अभिक्रिया की पहचान तो ये होगी 74 में। तो इसका ऑप्शन ए आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, 91 देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी होगी। तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी हुआ करता था। यशोधर्मन मिहिरकुल युद्ध जो है 6वीं शताब्दी में हुआ था। अपने 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक को धर्मशोक कहा गया है। और आयुर्वेद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में हमको मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा? तो आप देखेंगे जो कांचीपुरम है वो पल्लव राजवंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट की नहीं, है ना। ये किसकी राजधानी थी? पल्लवास की। 92 में आपको गलत की पहचान करनी है। रुद्रमा देवी वरंगल के काकत्या वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। वायु पुराण गुप्त राजवंश के प्रशासन और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। वैदिक काल के प्रशासन में भगदुहा एक महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी होता था जो कर वसूलने के लिए उत्तरदायी था, यानी टैक्स वगैरह लेता था। और मिले बनाओ एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो यूनानी राजा मिनिंदर और जैन भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के रूप में लिखा गया था। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जैन भिक्षु का काम थोड़ी है, बौद्ध भिक्षु थे ये नागसेन, उनके बीच में संवाद बताया गया है। ठीक है, 93 देख लेते हैं। 93 में क्या कह रहा है, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख पल्लवों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखी शिलालेखों में से एक है। जौनपुर शिलालेख ईश्वर वर्मन से संबंधित है। काकत्या राजवंश का संबंध महिला शासक रुद्रमा देवी से है। वरामिहिर का पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है। उत्तर प्रदेश के ये बाराबंकी जो जिला है इसमें हरहा में पाया गया जो ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख है, ये मौखरिया जो थे, मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। पल्लव नहीं, मौखरीय शासक नहीं होते थे जो, है ना, मौखरीय शासक, उनके बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, अब इसमें फिर आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ये गुप्त राजवंश के शासक है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त तो आपको पता ही है, ये फाउंडर ही था भाई। तो 240 से 280 जो है ईस्वी तक ये रहता है। घटोत्कच फिर रहता है 280 से 319 तक। चंद्रगुप्त वन रहता है फिर 319 से 335 तक। फिर समुद्रगुप्त आता है 335 से 375 तक। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये सीरियल क्रोनोलॉजी है, एकदम बेहतरीन सी। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 95 में आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। हुज्जत उल इस्लाम की उपाधि अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली के पास थी। हश्त बिशिहत अमीर खुसरो द्वारा फारसी में लिखी गई थी। गुनियात अल मुनिया साहब शर्मादी द्वारा लिखा गया था। और एजाज खुशरवी और किरान उस सादीन दोनों अल मसूदी द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे यही गलत है। ये दोनों लिखे गए हैं किसके द्वारा? आमिर खुसरो द्वारा, है ना। ये दोनों लिखे गए हैं आमिर खुसरो के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका। भास्कराचार्य के संस्कृत गणितीय ग्रंथ लीलावती का फारसी अनुवाद आबिद फैजी ने किया था। अबुल फजल ने संस्कृत के महान ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनवर सुहेली शीर्षक से अनुवाद किया था। दारा सिको ने सफ़ीन उल औलिया और मजमा उल बहरीन का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद जो है ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 97 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति दृढ़ता से स्थापित हो गई। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। शेख अब्दुल फैजी को मलिक उस सुवरा की उपाधि प्रदान की गई थी। और दिल्ली में मदरसा ए बेगम नामक शिक्षा केंद्र की स्थापना औरंगजेब ने की थी।
तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। मदरसा बेगम की स्थापना जो है ये करी थी औरंगजेब ने नहीं, ये करी थी माहम अनगा ने। माहम, एक सेकेंड, अनगा, ठीक है, माहम अनगा के द्वारा करी गई थी। और दोस्तों हमारे यारों को पेड बैच की जानकारी फिर से मैं आपको अगर दे दूं कि हमारे सिलेक्शन मटेरियल पेड ग्रुप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ के एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे मेंस के बैच को ज्वाइन कर लीजिए और पूरी तैयारी आप यहाँ से कर पाएंगे। 400 नंबर की 2026 की भी प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी का ग्रुप चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। पूरा गाइडेंस आपको प्रॉपर प्रोवाइड होगा, बुक लिस्ट, मतलब सब कुछ, नोट्स वगैरह, करंट अफेयर्स, सब कुछ हम देंगे, कहीं से कुछ नहीं लेना आपको। ये हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पे भी आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 98 देख लेते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। महत्वपूर्ण पेशवा शासक है इनके, जैसे नारायण राव, माधवराव प्रथम, सवाई माधवराव, रघुनाथ राव। ठीक है, तो नारायण राव इनका टाइम क्या रहा है? 1772-73 रहा है। माधवराव प्रथम की बात करें तो 1761 से 1772 तक रहा है। सवाई माधवराव की बात करें तो 1774 से 1795 तक रहा है। रघुनाथ राव की बात करें तो 1773-74, बहुत ही कम टाइम तक। तो इसकी क्रोनोलॉजी भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी सही बताना है आपको। एसडीजी के जो 17 गोल है मैच करना है आपको। गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन वाटर सैनिटेशन। बहुत ही आसान है। पहला गोल जो है यही सही है, 0 पॉवर्टी। दूसरे में है 0 हंगर, है ना, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, 0 हंगर है। तीसरे बुक की बात करें, देखिए गरीबी नहीं रही, भूख नहीं रही, तो अच्छी स्वास्थ्य भी हमें मिलनी चाहिए, यानी गुड हेल्थ की बात करी गई है इसमें। और 4 में एजुकेशन की बात करी गई है ना, एजुकेशन की। तो एक जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो ये आपका 5 में है और क्लीन वाटर सैनिटेशन गोल 6 है। एक बार एसडीजी के 17 गोल लर्न कर लीजिएगा, इसे सवाल बार बार घुमा के पूछा जाता है। फिर कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में सही विकल्प बताना है। इसकी स्थापना 2010 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर केंद्रित है और यह भारत में पर्यावरणीय नियमों को लागू करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 पे देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। भारत की जो पहली वन नीति है 1998 में डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई थी। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई थी और भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1972 को राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति का गठन किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पहला आप देखेंगे गलत है। भारत की जो पहली वन नीति है ये 1894 में आई थी, बहुत पुरानी है। एक सेकेंड, 1894 में वोल्कर की सिफारिश पर, ये तो ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। भारत में टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से वनस्पतियों और जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए बनाए गए हैं भाई। जितने भी टाइगर रिजर्व है मेनली टू प्रोटेक्ट फ्लोरा फौना इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। टाइगर रिजर्व कह रहे हैं इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। अगला कह रहा है वन्यजीव अभयारण्य विशेष प्रजातियों या प्रजातियों के समूह के साथ साथ उनके आवासों के संरक्षण के लिए निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र है भाई। तो यहाँ पे गलत बहुत आसान है। आप देखेंगे टाइगर रिजर्व जो होता है वो टाइगरों के कंजर्वेशन के लिए, वनस्पति और जीवों के लिए तो हमने नेशनल पार्क बना रखा है ना, उसके लिए हमने नेशनल पार्क बना रखे हैं, तो ये गलत है। 103 देख लेते हैं। इसमें 2011 की जनगणना के संबंध में सवाल है। कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है और गोवा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो यहाँ कौन सा सही है? देखिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, ये ठीक है। और ऐसे अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में, ये भी सही है। सिक्किम जो है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य है, गोवा नहीं, है ना, सिक्किम होना चाहिए था। तो सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा। 104 कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन आवरण और वृक्षावरण में अधिकतम कमी वाले शीर्ष 4 राज्यों में से एक है भाई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल या तमिलनाडु। तो अब लेटेस्ट फॉरवर्ड डाटा अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो तो नंबर 1 पे एमपी पे आई है, फिर कर्नाटका आया उसमें, तीसरे नंबर पे लद्दाख आया है आपका, है ना,
लद्दाख आ गया है और चौथे पे आपका नागालैंड आया है, यानी यहाँ पे कर्नाटक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट पे है, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला सबसे कम वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 जिलों में से नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे कम वन क्षेत्र, तो सबसे कम वन क्षेत्र में आपको जो है नहीं अगर पूछेगा तो भदोही तो नंबर 1 पे है, जहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले भदोही या संत रविदास नगर। दूसरे नंबर पे मऊ आता है, तीसरे पे संभल आता है, सोनभद्र नहीं होगा यहाँ पे, है ना, सोनभद्र नहीं होगा, तो आंसर हो गया सोनभद्र। अब ये उत्तर प्रदेश बजट पे बेस्ड सवाल है, इसमें गलत बताना है आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है 1.0, इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान करा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए 1732 करोड़ का प्रावधान है। पीएम कुसुम योजना के लिए 509 करोड़ का प्रावधान है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ और महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ का प्रावधान करा गया है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के लिए 3150 करोड़ का प्रावधान था, 1500 करोड़ का नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 107 नंबर केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा यहाँ सही होगा। नहीं, सही नहीं, गलत बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसके लिए 18,794 करोड़ रुपए कह रहे हैं खर्च करे जाएंगे और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2465 करोड़। कौन सा गलत है भाई बजट 2025-26 के अनुसार? आप देखेंगे पहला गलत है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 19,794 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 19,794 करोड़। चलिए 108 नंबर देख लेते हैं, नवीनतम खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा बेस सवाल है, कौन सा गलत होगा यहाँ बताना है आपको। ओडिशा भारत का सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्रूड ऑयल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में भारत में डोलोमाइट का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। 109 नंबर देख लेते हैं। 109 में कह रहा है, फिर से कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है, शहतूत रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वन्या रेशम में तसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम शामिल है। भारत में उत्पादित लगभग 70% व्यावसायिक रेशम शहतूत से आता है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा आपका? तो इनमें से कोई गलत नहीं होगा, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व हेपेटाइट दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मिलान करना है आपको। यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये 27 जून हो जाएगा आपका, और हेपेटाइट दिवस की बात करें तो 28 जुलाई हो जाएगा आपका। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून, नो टोबैको डे 31 मई, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए रीजनिंग के सवाल अब जो 10 आते हैं वो देख लेते हैं। सही क्रम क्या होगा? सज़ा, जेल, फैसला, अपराध, गिरफ्तारी। लड्डू है एकदम भाई। जब आप कोई अपराध करोगे, है ना, कोई अपराध करोगे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। भाई पहले अपराध होगा, फिर गिरफ्तारी होगी, फिर फैसला आएगा। फैसले में आपको अगर सज़ा हुई तो फिर आप जेल जाओगे। भाई सिंपल सी चीज़ है, यानी ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो अब इसमें लुप्त संख्या याद करनी है आपको। कौन सी लुप्त संख्या होगी? तो यहाँ से मिलाओ भाई। जैसे आप देखो कौन सा सही होगा यहाँ। अब देखो ये बन रहा है 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ऐसे 24 दूनी 28, 28 दूनी क्या हो जाएगा? 56, 56 हो गया आंसर। 12 अप्रैल 1750 को कौन सा दिन था ये निकालना है, तो इसको आपको निकालना आता ही होगा, है ना। निकाल लो इसको, आंसर बता देता हूँ मैं। रविवार है ना। इसको लंबा प्रोसेस है, मैं बताऊँगा ऑड इवन डेज, तो ये तो आप ही करो। कौन सा वर्ष एक अधिवर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? तो इनमें से लीप ईयर कौन सा होगा ये आपको बताना है। कौन सा होगा लीप ईयर? तो भाई बहुत ही आसान है, जो 400 से डिवाइड हो जाए वो देख लो लीप ईयर। जैसे 2000 हो गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न सूचक है। पेन को 35 लिखना है, रन को क्या लिखेंगे? इसको भी अपना वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। आंसर बता दे रहा हूँ, 53 है। 52 छात्रों की कक्षा में रेहान का शुरुआत से क्रमांक 15वां है और आखिर से उसका क्रमांक क्या होगा ये बताना है। पेन पेपर उठाइए, निकालना शुरू करिए। आंसर मैं बता रहा हूँ 38। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। कोशिश करिए, दिमाग चलाइए, बता ले जाएंगे। बहुत ही आसान है। अब देखेंगे ना, 5 दूनी 10 है ना, और 10 तियाँ 30, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है इसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तियाँ 12, 12 7 84 हो रहा है। तो यहाँ पे अब निकाल लो इसका, 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 25 × 35 ये है, 40 × 65 ये है, 38 × 55 ये है, तो 14 × 45 क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 5441, ठीक है।
जिस प्रकार सागर का संबंध कह रहा नौका से, उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे है ना। ओशियन इज रिलेटेड टू बोट, रोड इज रिलेटेड टू, बहुत ही आसान है भाई, तो रोड इज रिलेटेड टू बस, है ना भाई। ओशियन में बोट चलती है तो रोड पे क्या चलेगी, बस चलेगी। हार्वेस्ट को कह रहा है ये लिख रहे हैं, तो फार्मिंग को क्या लिख सकते हैं, तो आराम से ईजोटी वाला जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है उसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लूँ, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लगाइए। 4 टेस्ट हो गया, अभी मैं 2 टेस्ट आपको और दूंगा, बाकी और आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज़ को लीजिए, प्रैक्टिस करिए। इससे सवाल बहुत सारे डायरेक्ट फंसेंगे आपके एग्जाम में और आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेंस में एडमिशन ले सकते हैं। मेंस के ग्रुप चल रहे हैं, पूरी तैयारी मेंस की कर सकते हैं।